गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग आज देख रहे हैं कुछ मिसलेनियस आर्टिकल्स, तो एक एक करके देख रहे हैं। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में पहला हम लोग देख रहे हैं दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनसीआर। मतलब गिवन एन इज फिक्स्ड, तो एनसीआर कब मैक्सिमम होगा इस पे बात कर रहे हैं। आर की किस वैल्यू के लिए एनसीआर मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो जैसे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करके देखते हैं, लाइक जैसे मान लो कि 3 एन की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो एनसीआर में 3C0 आर की वैल्यू 3C1 3C2 3C3, या फिर हम लोग बोल रहे हैं कि एन की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। आप थोड़ा सा फील करोगे तो यू विल सी कि इनिशियली द टर्म्स इंक्रीजेज एंड द एंड फिर से डिक्रीज करने लग जाता है। जैसे 4C0 इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। अब 1 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से फिर 4, फिर से 1। यानी कि पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि हम ऐसी फील कर सकते हैं कि भाई NC0 मान लो इधर है, तो NC1 थोड़ा बड़ा होगा, NC2, और इस तरीके से करते करते लास्ट में फिर से डिक्रीज करने लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं जाकर NCR जो होगा वो मैक्सिमम हो रहा होगा, कहीं ना कहीं जाके NCR क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम हो रहा। अब एक चीज़ हम लोग बहुत कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि NCR जहाँ भी मैक्सिमम हो रहा होगा वो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कर रहा होगा। किस चीज़ को फॉलो कर रहा होगा कि NCR अपने आगे वाले से भी बड़ा होगा एंड NCR अपने पीछे वाले से भी बड़ा होगा। इक्वलिटी क्यों लगाई है, जैसे यहाँ पे देखिएगा 3C0 इज 1, फिर 3, फिर 3, फिर 1, यानी कि बीच में बराबरी भी हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने बोला कि जो NCR है वो NCR+1 से या तो बड़ा होगा या फिर उसके क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग हो सकते हैं कि इन दोनों का जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि NCR जहाँ भी बड़ा हुआ होगा, लॉजिक समझ रहे हो, लॉजिक पकड़ो, ठीक है ना, कि हम लोग बोले कि NCR जहाँ भी मैक्सिमम हुआ होगा वो अपने आगे वाले से भी बड़ा हुआ होगा, अपने पीछे वाले से भी बड़ा हुआ होगा। मतलब इन दोनों की जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है वही R की वैल्यू आपको देगा। तो चलो हम लोग इसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालते हैं। आए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालने, तो ले कि जैसे ही आप साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालने पे आइएगा तो NCR इज गोइंग टू बी n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। And on this side is going to be n factorial into r plus 1 factorial into n minus r minus 1 factorial। तो लगेगा कि ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी r plus 1 एंड दिस इज ऑल्सो गॉन, और ये इसके बाद कटने के बाद इधर n माइनस r माइनस 1 बचाएगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, पॉजिटिव क्वांटिटीज के साथ खेल रहे हैं, मज़ा आता है पॉजिटिव में खेलने में, नहीं। और इधर r ले जाओगे तो 2r इज ग्रेटर देन, क्या लिखूं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ हाँ, ठीक ही लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो लाइक दिस इज गोइंग टू बी n -2 हो जाएगा ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है यार मुझे तो। NCR इज ग्रेटर देन इक्वल टू NCR+1, तो NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r। हाँ यही गड़बड़ है ना यार, बतलाते तो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हैंडल कर लूँगा। ये n माइनस r ही होगा दोस्त, हाँ नहीं कटेगा तो n माइनस r ही रहेगा। r+1 इज ग्रेटर देन n माइनस r, तो 2r इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, n माइनस 1, और यहाँ से r क्या आएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस 1/2। एक तो ये चीज़ आएगी, लेकिन सिर्फ यही नहीं आएगी, इधर से भी सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। फिर से इधर सॉल्व करोगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड अगेन n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल धुआंधार गया और ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो इधर n माइनस r प्लस 1 बचेगा, और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो इधर r, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं n माइनस r प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r,
और यहाँ से आ जाएगा r इज लेस देन इक्वल टू n+1/2। दोनों ही चीज़ें ओबे होनी चाहिए, क्योंकि एनसीआर +1 से भी बड़ा होना चाहिए और एनसीआर -1 से, यानी r पे इनइक्वालिटी क्या फ्रेम होगी, r पे इनइक्वालिटी फ्रेम हो गई मेरे दोस्त कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n-1/2 एंड लेस देन इक्वल टू n+1/2। r के भी अपने कुछ नखरे हैं, r इंटीजर है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, नहीं r कैसा है, इंटीजर। तो आप बोलोगे इसके आगे क्या करोगे सर आप, तो अलग कि दो केस ले लेते हैं। मान लो कि n को इवन ले लिया, k इज इंटीजर, r भी इंटीजर है, ध्यान रखना। तो n को जैसे ही आपने 2k लिया तो अलग अलग करके लिखोगे तो k - ½ से k + ½ r n को 2k ले लिया तो k - ½ से मेरे दोस्त k + ½ में कौन सा इंटीजर पड़ेगा, तो देयर इज ओनली वन इंटीजर दैट इज k एंड दैट इज गोइंग टू बी n/2। और सिमिलरली अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर n मान लीजिए सर ऑड हुआ तो क्या कीजिएगा, देखिए देखिए देखिए, तो मेरे ख्याल से r की वैल्यू आ जाएगी k से k + 1। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ r, द वैल्यूज ऑफ r इज k एंड k + 1, क्योंकि यही दो इंटीजर्स हैं इसके बीच में। और k निकालोगे तो कितना आएगा, n-1/2 और ये क्या आएगा, n+1/2। यानी अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, कि NCR मैक्सिमम, n फिक्स है ध्यान रखिएगा, इज r इक्वल टू n/2 पे होगा। कब, जब n कैसा होगा, इवन। और n ऑड पे क्या हो रहा होगा, r की दो वैल्यूज पे मैक्सिमम होगा और दोनों वैल्यू सेम आएंगी। रख के देख लीजिए आप, ये मतलब अगर कोई बोलते हैं 11 CR का मैक्स, तो हम लोग लेंगे कि r की वैल्यू सिंस n ऑड है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 and 6 एंड यू कैन सी 11C5 एंड 11C6 बोथ आर सेम। तो दिस इज द वर्किंग फार्मूला जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि NCR का हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है मेरे ख्याल से। नहीं, एक सवाल लिखिएगा, डिक्टेट कर रहा हूँ। A man wants to give as many number of parties. A man wants to give as many number of parties as he can. A man wants to give as many number of parties as he can out of his 20 friends. Man wants to give as many number of parties as he can out of his 20 friends by calling the same number of people. By calling the same number of people but not the same group. By calling the same number of people but not the same group. By calling the same number of people but not the same group. How many should he call? How many should he call so that the number of parties is maximum? How many should he call so that the number of parties is maximum? How many should he call so that number of parties is maximum? अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग करके देख लीजिएगा, हालांकि बहुत सिंपल है। तो उसके पास टोटल 20 फ्रेंड्स हैं और वो एट ए टाइम कितने लोगों को बुला रहा है, आर, सही है, मान लिया आर लोगों को बुला रहा है। तो आप कितनी पार्टीज दे सकता है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पीपल बुला रहा है बट सेम ग्रुप नहीं, तो इतनी पार्टीज दे सकता है 20 CR। अब कोई बोल रहा है सर इसको मैक्स कर दो, तो n दिख रहा है, इवन है, तो खट से आंसर क्या आ जाएगा, r इक्वल टू n/2। तो हम लोग लेंगे कि हाउ many शुड ही कॉल एट ए टाइम, ही शुड कॉल 10 पीपल एट ए टाइम। तो हम लोग लें r इक्वल टू 10 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे सवाल आते हैं तो आप संभाल लीजिएगा, और तो क्या है। फिर दूसरा है आपका ग्रिड प्रॉब्लम। ग्रिड प्रॉब्लम में हम लोग क्या कह रहे हैं, लिख भी सकते हैं साथ साथ या बोल देता हूँ, कंप्लीट XY प्लेन is partitioned partitioned पता नहीं, देख लेना, by drawing
इक्विडिस्टेंट लाइंस parallel to x axis and y axis just like lines on chessboard। तो हम लोग की कंप्लीट एक्स वाई प्लेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग बाई लाइन, ड्राइंग इक्विडिस्टेंट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जस्ट लाइक लाइंस ऑन चेस। उसको ही अपन ग्रिड बोल रहे हैं, समझ में आएगा? ग्रिड नहीं, ग्रिड की बात होगी, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सवाल बनाते हैं उसका। ठीक है, अब अगर इक्विडिस्टेंट नहीं लगे तो मैनुअल एरर है, आप खुद से इक्विडिस्टेंट बना लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, खुद से कीजिए। शायद सर इक्विडिस्टेंट लाइन नहीं बनाए थे, उसी वजह से मेरा कॉन्सेप्ट हिल गया। नहीं, और ऐसे ही हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे। अब बोलोगे सर इसमें वाई एक्सिस कौन है, कोई सा ही मान ले यार एक। ठीक है, काफ़ी है इतना मेरे ख्याल से। एक्सट्रीम वाले को ही वाई एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है ना। और अब बात करते हैं हम वाई एक्सिस की, सॉरी एक्स एक्सिस। ऐसी फील आएगी कि सब तरफ से इक्वल है, ठीक है ना, मतलब जैसे चेस बोर्ड में होता है ना वैसे ही। बहुत सारे इसके बाद पंच टाइप के लोग मिलेंगे, सर इधर से इक्विडिस्टेंट अलग हो सकता है, उधर से अलग हो। हाँ बेटा, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। चेस बोर्ड में जैसे लाइंस होती हैं वैसी बात हो रही है, ठीक है। देख लीजिएगा चेस बोर्ड में कैसी लाइंस होती है। अगर चेस बोर्ड कभी नहीं देखा हो जिंदगी में तो मौका है, हाथ से जाने ना दीजिए। नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं है, आजकल तो इंटरनेट है। चेस बोर्ड टाइप करके इमेज डाउनलोड कर लीजिए, चेस बोर्ड आपका, फिर खेलते रहिए चेस बोर्ड। क्या बोलती है जनता, ठीक है। तो आई होप बढ़िया सा बना दिया है चेस बोर्ड मैंने तो, बाकी आप लोग देख लीजिए। मैंने इसको वाई एक्सिस कह दिया ये वाली लाइन को, ठीक है, और इसको कह दिया एक्स एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए ओबी सर, मान लीजिए क्या ये तो 0,0 हो गई ना। और हम लोगों ने क्या कि मान लो कि कोई है जो यहाँ पे है at 0,0 and 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 ले लूँगा तो सब लोग सोचेंगे सर ने चेस बोर्ड ही बनाया था, ठीक है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे, मैंने बोला जस्ट लाइक चेस लाइन्स ऑन द चेस बोर्ड, ये नहीं बोला कि चेस बोर्ड बनाना है। अभी 9वीं लाइन नहीं है, नहीं तो 9वीं लाइन भी प्लॉट कर सकता था, समझ में आएगा। 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है ना, बहुत सारी लाइन्स प्लॉट कर सकते थे, ठीक है। इधर और इधर भी कर सकते थे। ये मत सोचना कि सर ने 8x8 का बनाया या कुछ ऐसा बनाया, नहीं वैसा कुछ नहीं बनाया मैंने, कोई कोशिश नहीं की, बन गया है, ठीक है ना। बाकी आपकी किस्मत ख़राब हो शायद इसलिए बनाओ। तो हम लोग ने किया कि मान लो कि 0,0 पे, किस्मत को ही दोष देते हैं ना यार, लास्ट में क्या करते हैं
तो 0,0 से इतना अच्छा बना उसका थोड़ी देखते हैं, बस ये बोल देते हैं खराब थी भाई साहब, 8,8 का ही बना। देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8,7 है, ठीक है ना ये पॉइंट। तो अ पर्सन हैज़ टू गो फ्रॉम 0 टू 8,7 वाया शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ एंड द मूवमेंट इज ओनली अलॉन्ग ग्रिड। समझना ध्यान से इस चीज़ को, मैं क्या कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि आदमी ऐसे जंप नहीं मार सकता कि यहाँ से उठा और इधर कूद गया, हालांकि इट कैन मूव ओनली अलॉन्ग द ग्रिड्स लाइक दिस, ग्रिड के अलॉन्ग ही मूव कर सकता है वो, ठीक है ना। मतलब जैसे कूदा फानी नहीं कि सर 0 से शक्तिमान और सीधा यहाँ पहुँच गया सर, वन रूट, रिलैक्स रिलैक्स बॉयज रिलैक्स। तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना, इट कैन मूव ओनली अलॉन्ग द ग्रिड। तो इस पर एक सवाल बना देते हैं पहले, किधर लिख दे, इधर लिख दे, इन हाउ मेनी वेज, ओह नो इससे थोड़ी बन सकता है। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन at 0,0 can go to 8,7 via shortest path and it can move only along grid. एंड कैन मूव ओनली अलॉन्ग ग्रिड। जैसे बतला दिया ना, कूदना नहीं है, मतलब ग्रिड के अलॉन्ग मूव कर सकता है। अब एक दिमाग में आता है कि सर ये शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब हुआ, तो सुनिए शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब हुआ, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं अब सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ। मान लीजिए कोई बंदा है, वो पहले इधर गया और फिर इधर गया और फिर इधर चला गया और फिर इधर चला गया, फिर इधर, तो यहीं घूमता रहेगा। ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हुआ भाई मेरे, नहीं समझ में आ रहा है। मान लो कि कोई बंदा है, इधर गया फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आ गया, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब दिख रहा है ना कि अब वही जो चीज़ ऊपर गया था फिर नीचे आया, तो शॉर्ट नहीं हुआ ना, वो तो बढ़ गया ना। क्योंकि अब वो अपने लक्ष्य की तरफ, मतलब 8 लक्ष्य की तरफ, कौन 8,7 की तरफ बढ़ता रहता, समझ में आया क्या। तो हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ से मूव कर रहा होता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से गया मान लीजिए इसमें, और इधर इधर फिर इधर आ गया, नहीं। तो इस चीज़ को अपन समझेंगे, समझ में आएगा। जैसे कि अगर एक बार पूरे पाथ में अगर पर्सन राइट मूव कर जाता है तो वो लेफ्ट फिर से कहीं मूव नहीं करेगा, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। और एक बार ऊपर निकल लिया तो कभी नीचे, हाँ ऊपर निकलने के बाद तो कोई कैसे आएगा। अच्छा अलॉन्ग द ग्रिड बात हो रही है, ठीक है ना। तो लेकिन कि एक बार अगर ऊपर निकल लिया तो फिर नीचे नहीं आएगा। दो बातें समझ में आ गई कि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हुआ कि वंस ही हैज़ टेकन अ राइट टर्न तो ही कैन नॉट मूव लेफ्ट, और अगर एक बार ऊपर गया तो नीचे। सर थोड़ा समझाइए कैसे, मतलब एक शॉर्टेस्ट पाथ तो बनाइए, इतना तो मेहनत कीजिए आप ज़िंदगी में। देखो बेटा तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, बिल्कुल आप करें चाहे नहीं करें, आप तो बिल्कुल मत करें। देखिए इधर, तो लेकिन इधर से इधर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे गया मान लीजिए, फिर इसके बाद इधर गया मान लीजिए, मतलब नीचे नहीं आ रहा, फिर इधर गया, फिर इधर गया और फिर इधर गया। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। पूरी जर्नी में अगर एक बार राइट हो गया तो लेफ्ट नहीं हुआ, और एक बार लेफ्ट हो गया तो राइट नहीं हुआ, समझ सॉरी एक बार राइट हो गया तो लेफ्ट नहीं हुआ, और एक बार ऊपर गया तो नीचे नहीं आया। कोई बोल सकता है इसका मतलब बहुत सारे शॉर्टेस्ट पाथ बन सकते हैं। जी जनाब, मैंने भी तो यही कहा कि बहुत सारे शॉर्टेस्ट पाथ। कोई बोले कि सर नहीं मैं तो ऐसे चला गया, पहले इधर फिर इधर चला गया सर, फिर मैं इधर चला गया सर, फिर मैं इधर चला गया सर, फिर इधर चला गया, फिर इधर। ये भी शॉर्टेस्ट पाथ है क्या सर? यस बेटा ये भी शॉर्टेस्ट पाथ है, डोंट वरी। क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हुआ कि एक बार राइट जाने के बाद लेफ्ट नहीं आएगा, और ऊपर जाने के बाद तो भगवान की दया से कभी कोई नीचे नहीं आता। चलिए अब व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सिंपल है, ध्यान से सुनते रहिएगा। और बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, मेरा मानना है। ऐसा नहीं कि सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही रहते तो फिर कैसे रैंक अलग अलग आती। ये ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बार बार बोला जाता है ये वर्ड, फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं।
पूरी जर्नी में अगर आप देखिएगा कि मैं इस वाली जर्नी को काउंट करूँ तो देखो 2 राइट, इसको हॉरिजॉन्टल बोलता हूँ मैं, 4 6 8, वर्टिकल काउंट करो 2 4 3 7, इसमें काउंट करो 3, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, छोड़ो इसको, 2 5 और 2 7, वर्टिकल 7, हॉरिजॉन्टल 2 3 5 3 8। यानी आप कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ ले लीजिए, बहुत ऑब्वियस है ना कि 0 0 से 8 7 जाना है तो 8 हॉरिजॉन्टल और 7 वर्टिकल हर एक में लगने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि द आंसर वुड बी द अरेंजमेंट ऑफ दीज स्टेप्स। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ कि द आंसर विल बी अरेंजमेंट ऑफ दीज स्टेप्स। तो यानी कि जितनी तरीके से उसको आप यहाँ नचा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, कितनी तरीके से कर सकते हैं, पहले उसको लिख देता हूँ 15 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। तो जितनी तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें वो बंदा 0 0 से 8 7 तक पहुंच सकता है। फील कीजिए इसको, ठीक है ना, क्योंकि हर एक में 8 हॉरिजॉन्टल 7 वर्टिकली आएंगे, क्योंकि 0 0 से 8 7 जाना था, सही है क्या। कोई बोले 0 0 से 5 5 जाना होता तो सर, तो 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल आते हैं, उसको अरेंज करते हैं, आप समझ में आएगा। कोई बोलता है कि चलो सर और फील लेके दिखाओ, तो मैं और फील लेके दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करना जानता हूँ, आप नहीं करना जानते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा कि इसका एक अरेंजमेंट लिख देता हूँ, मैं लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो 3 4 3 7 1 8 3 3 2 5 और 2 7, ये ध्यान से देखिए, दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दिस। देर आर टोटल 15 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स, उसमें एक अरेंजमेंट ये भी है, समझ में आएगा। अब इस अरेंजमेंट को अगर हम फॉलो करें तो देखिए आप 8 7 पे कितने एकदम बड़ाक से पहुंच जाते हैं, बड़ाक समझते हैं ना। देखिए सबसे पहले तो हम इसको कौन सा पेन ले, ये सब पेन यूज हो चुके हैं आज, ये वाला लेते चलिए। हम लोग सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मूव करने के बाद क्या है 3 वर्टिकल, 1 2 3, यहाँ पहुंच गया, एक हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, फिर 4 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। आप खुद से भी 1 2 बना के देख लीजिएगा अगर फील कम आए 2, बाकी इतना करने के बाद तो हर एक बच्चे को आ जाता है। ये 4 हॉरिजॉन्टल, फिर 2 वर्टिकल, फिर 2 वर्टिकल के बाद 3 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3, ठीक है ना, और उसके बाद फिर 2 वर्टिकल, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर क्या है 2 वर्टिकल। तो 2 वर्टिकल यहाँ तक पहुँचने के बाद सीधा 8 7। तो आपको फील आ गया क्या कि जितनी तरीके से इसको अरेंज करेंगे वही तरीके होंगे जिसमें वो 0 0 से कहाँ तक जाएगा 8 7। और ये चीज़ आप हर एक में लगा सकते हैं जब भी इस तरह का सवाल आए, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें एक चीज़ अपन मॉडिफाई कर देते हैं, लाइक व्हाट वी आर मॉडिफाइंग हियर इज कि मान लो ये पॉइंट को मार्क करते हैं, चलो आ जाओ, 1 2 3 1 2 3 4 3 मान लीजिए 3 4 पे सांप बैठा है नहीं, तो देर इज अ पर्सन, मान लो एट ए, देर इज अ स्नेक एट बी एंड द पर्सन हैज़ टू रीच एट सी। तो आप समझ रहे हैं ना कि ए टू सी जा रहा है बंदा, और बी से मतलब वो जहर वाला सांप है, ठीक है ना, तो हालांकि कि बी से नहीं गुजरेगा, क्योंकि अगर बी से गुजरेगा तो वो गुजर जाएगा नहीं। तो कॉन्सेप्ट इज कि इन हाउ मेनी वेज, question is in how many ways he can go from A 0 0 to B 8 7, sorry, to C 8 7 without using 3 4। सही है भाई, 3 4 यूज नहीं कर सकता है। कुछ बच्चे तो बोल होंगे सिंपल है सर, इसमें तो क्या है, बिल्कुल, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, ये सब मुश्किल है, सांप आ गया बीच में तो डर लगने लग गया, सवाल से ऐसे ही डर लगता था, सांप और आ गया सर, कैसी बातें करते हो। तो ये बिल्कुल हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे पहुंच गए, जहाँ पे हम लोगों ने बोला था क्या कि A to C जाने का रास्ता बताओ वाया B, ये था ना, देयर वर 3 स्टेशन A to B B to C। तो हम लोग पहले टोटल काउंट कर लो जो भी बतलाया, 15 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, माइनस हम लोग बोल रहे हैं इसमें वो रास्ते हटा दें जो B से होके जाते हैं। तो A to C वाया B, अगर कोई बोले रास्ता कितना है तो पहले A to B ले जाना पड़ेगा नंबर ऑफ वेज,
और फिर बी टू सी, और फिर दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो ए टू बी में 3 4, तो यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ए टू बी जाने का रास्ता, ठीक है ना। और फिर बी टू सी, नहीं क्योंकि ए टू सी वाया बी में, तो ए टू बी मल्टीप्लाइड है बी टू सी। तो हम लोग लेंगे 8 में से 3 गया 5, और 7 में से 4 गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल में से वो तरीके हटा दीजिए जिसमें उसने बी को यूज़ किया हो। सिंपल इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रिड में इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, अब देख लीजिएगा, ऐसे ही सिंपल सिंपल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डीरेंजमेंट, एंड दिस इज द लास्ट आर्टिकल। डीरेंजमेंट बहुत सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने मान लीजिए कि 4 एनवेलप ले लिए, तो कोई बच्चा है जो आज के ज़माने में भी लेटर्स लिख रहा है, नहीं खत, आजकल लिखते भी है ना लोग खत। और हम लोगों ने क्या कि लेटर्स हैं 4, और 4 क्या है, एनवेलप। ध्यान रखिएगा, एनवेलप एड्रेस्ड हैं, मतलब एड्रेस्ड है मतलब सब अलग अलग पते के लिए हैं, ठीक है। तो शादी का इन्विटेशन नहीं है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग कंटेंट है हर एक लेटर का, समझ में आया। ये किसी पर्टिकुलर के लिए लिखा गया, ये किसी और पर्टिकुलर के लिए लिखा गया, ये किसी और पर्टिकुलर के लिए लिखा गया। मान लीजिए ये किसी जो पर्टिकुलर के लिए लिखा गया है, नहीं वो किसी और के पास पहुंच जाए, लफड़ा हो सकता है। मान लो कि आपने एक पिताजी को लेटर लिखा है, ठीक है ना, दूर रहते थे आप, तो लिखा है, ठीक है। ये किसी और को लिखा है, तो किसी और का लेटर पिताजी के पास पहुंच जाए तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ का अपन को समझना है इसमें ध्यान से, ठीक है ना। तो डीरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट तो हम समझते हैं, व्हाट इज डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट का मतलब क्या है कि हर एक लेटर का एक पर्टिकुलर एनवेलप हुआ, इसका मतलब जो मैंने बोला उसके हिसाब से क्या मतलब निकाला आपने, बाकी आपने क्या निकाला आप जानो। मैंने बोला कि इसका मतलब क्या निकाला कि हर एक लेटर का एक पर्टिकुलर एनवेलप है, अनवेलप पता नहीं कैसे बोलते हैं मुझे, हर एक लेटर का एक पर्टिकुलर एनवेलप है। अगर हर एक लेटर का एक पर्टिकुलर एनवेलप है, समझ में आ गया, तो यानी कि उन लेटर्स को एनवेलप में सही तरीका से रखने का एक ही तरीका है कि लेटर 1 का मान लो अगर E1 है एनवेलप, लेटर 2 का E2 है, लेटर 3 का E3 है, लेटर 4 का E4 है, तो ये रख दिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, क्वेश्चन ये है इन हाउ मेनी वेज the 4 letters can be placed so that none of letter goes into its own envelope। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिए, बाकी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। नन ऑफ द लेटर गोज इनटू इट्स ओन एनवेलप, मतलब पिटाई पक्की है, देख लीजिए। मतलब लेटर 1 E1 में नहीं जाए, लेटर 2 E2 में नहीं जाए, लेटर 3 E3 में नहीं जाए, लेटर 4 E4 में नहीं जाए। तो हम लोग बोले सबसे पहले तो टोटल वेज हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वेज टू पुट दिस लेटर्स इनटू द एनवेलप्स इज 4 फैक्टोरियल, 24 तरीके से रख सकते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि एक राइट में चला जाए और 3 रॉन्ग में चला जाए। फिर क्या हो सकता है, 2 राइट 2 रॉन्ग, एक राइट में चला जाए, मतलब एक लेटर राइट एनवेलप में चला जाए और बाकी 3 गलत में चले जाए, 2 राइट 2 रॉन्ग। आपको पूछे सर 3 राइट 1 रॉन्ग, मतलब 3 राइट में चला गया और 1 रॉन्ग में चला गया, तो भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे आज ही सुबह सुबह एक बढ़िया सी चीज़ आई, नहीं जो मैंने वहाँ पे कैटेगरी बनाया था कि भाई 2 अलाइक 1 डिफरेंट, तो 1 अलाइक 2 डिफरेंट, मतलब पूछने से पहले थोड़ा कभी कभी टाइम ले लेना चाहिए। उसमें आ गया कि सर 1 अलाइक 2 डिफरेंट, अरे भाई 1 अलाइक का क्या मतलब होता होगा, सोचो कभी समय निकाल के। मान लें कि 3 राइट और प्लस 1 रॉन्ग की अगर हम बात कर रहे हैं, समझ में आएगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 3 राइट में जाएगा तो जो बचा हुआ है उसको राइट में ही जाना पड़ेगा, समझ में आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब ये केस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, केस क्या हो सकता है कि पहले तो उसको हटाना पड़ सकता है। हालांकि केस क्या हो सकता है, ऑल राइट, मतलब सबके सब सही में चले जाएं, ठीक है ना।
और एक होगा ऑल रॉन्ग, इसी को निकालना है। तो वाले 4 फैक्टोरियल में अब हम ये सब घटाते हैं, चलिए घटाते हैं। जैसे ऑल रॉन्ग निकालना है तो ऑल रॉन्ग निकालने के लिए हम लोग बाकियों को घटा देते हैं। तो ऑल रॉन्ग निकालने के लिए 24 और राइट घटा देते हैं, तो 1 और माइनस 2 राइट 2 रॉन्ग, मतलब इनमें से कोई 2 जो है राइट में जाए। तो पहले 4 में से 2 लेटर पकड़ लो और उनको राइट में भेज दो। भेजने का एक ही तरीका है, मान लो 4C2 में 4 लेटर में 2 लेटर मैंने पकड़ा L1 L3 और उसको राइट एनवेलप में डालना है, तो E1 में डाला और E3 में डाला, हो गया खेल खत्म। और बच गए जो हैं E2 E4, तो उसको रॉन्ग में डालना है, सॉरी L2 L4, तो इसको रॉन्ग में डालना है भाई मेरे। तो अगर रॉन्ग में डालना है तो बस एक ही तरीका हुआ इसमें, तो माइनस 1 राइट 3 रॉन्ग। तो हम ले 4C1 में कोई एक लेटर जो है वो राइट एनवेलप में चला गया, मान लो 4C1 में L1 पकड़ा गया और वो एनवेलप 1 में चला गया, एक तरीके से। अब इनको रॉन्ग में डालना है, तो इसका हम लोग देखते हैं कितनी तरीके से, हर एक बार रॉन्ग के लिए सेम तरीका नहीं होगा। तो हम ले कि अब एक्चुअली तो डिरेंजमेंट हमें 3 चीज का करना है। अब एक्चुअली हमें डिरेंजमेंट क्या करना है, 3 चीज़ों का करना है। जैसे अभी 2 चीज़ों का डिरेंजमेंट किया तो 2 चीज़ों का डिरेंजमेंट एक तरीके से आया। अभी हम आंसर 4 चीज़ों के डिरेंजमेंट का निकाल रहे हैं, तो देख रहे हो 2 चीज़ों का भी डिरेंजमेंट करना पड़ रहा है और 3 चीज़ों का भी डिरेंजमेंट करना पड़ा है। तो L2 E2 में नहीं जाएगा, ये बात समझते हैं आप लोग। तो L2 E3 में जा सकता है, या फिर L2 के लिए एक और ऑप्शन है, L2 या तो E3 में जा सकता है या L2 E4 में जा सकता है, ठीक है। L2 अगर E4 में जा सकता है तो दोस्त मेरे L3 E3 में तो नहीं जाएगा। तो L3 के लिए बस सेम में नहीं जाना है ना यार, क्योंकि 3 एक राइट चला गया है, 3 रॉन्ग जाना है, ठीक है ना। तो L3 E3 में जा सकता है, L3 E2 में जाएगा, तो L4 E3 में जाएगा, तो फिक्स हो गया। जैसे ही L2 E4 में जाएगा बाकी सब फिक्स हो गया, मतलब एक ही तरीका। L2 अगर E3 में गया होता तो कोई अगर L3 को E2 में भेज देगा तो ये गलत है, क्योंकि L3 E2 में जाते ही L4 को E4 में जाना पड़ेगा, जो कि करेक्ट वे हो गया। आप समझ रहे हो, L3 E2 में नहीं जा सकता, L3 कैन ओनली गो इन E4, क्यों, क्योंकि L3 E2 में जाएगा तो L4 E4 में जाएगा, जो कि राइट तरीका हो गया इसमें, मतलब 2 राइट हो गया, क्योंकि एक ऑलरेडी राइट था। यानी L3 के पास एक ही ऑप्शन है कि E4 में जाए और L4 E2 में जाए। समझ में आ रहा है क्या। तो यानी कि 3 चीज़ों के डिरेंजमेंट का सिर्फ 2 ही तरीका है। इसको आप निकाल के देख लो, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 9। तो 4 चीज़ों के डिरेंजमेंट का 9 तरीका हो गया। समझ में आएगा। कोई बोल सकता है कि सर फॉर्मूला है क्या कोई, हाँ भाई फॉर्मूला है, और उसको प्रूव भी किया जा सकता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन रिकर्शन, बहुत सारे तरीके हैं, बट आप तो बस याद रखिए इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ डिरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, total number of derangement of n objects, and this is n factorial into 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial and so on till minus 1 की पावर n into 1 upon n factorial, इस तरीके से। समझ में आ गई। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ डिरेंजमेंट। कोई बोले कि 4 का इससे करके दिखा दो, आप 5 का भी करके देख सकते हैं, तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, 4 तक ही जाएगा दोस्त, अब आगे मत लिखते रहना n तक, n की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 24 इंटू अंदर ले जा रहा हूँ, 24 इंटू 2 दैट इज 12, 24 बटा 6 4 और प्लस 1, 12 में 4 गया 8 प्लस 1 9। तो ऐसे आपको कितनी भी चीज़ों का डिरेंजमेंट करने के लिए आ जाए प्रूफ किया जा सकता है, कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आप तो बस इसको यूज़ करना सीख लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट डिरेंजमेंट। तो अब आपका जो पीएनसी का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब आप शीट में जो भी बचा हुआ है वो कर सकते हैं रिमेनिंग। एक्सरसाइज मतलब जितने भी दिन में कर लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है बाइनोमियल चालू होगा, जो हमारी सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं आशीष अग्रवाल सर, उसको लेंगे बाइनोमियल को, ठीक है। तो करिए बढ़िया तरीके से और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। बाकी कोई बात होगी तो वी विल डिस्कस। टेक केयर।